बैलेट पेपर को लेकर के आदमी इतना श्योर कैसे हो सकता है? वोट्स होते हैं वो हैक किया जा सकता है। बिहार में जब लालू यादव चुनाव लड़ते थे तब कैसे कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। ओटीपी से हैक कर लिया, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन थोड़ी ना हो रहा है कि ओटीपी से तो वेरीफाई कर दिया हमने। एलोन मस्क भगवान है क्या? एलोन मस्क ने कह दिया ईवीएम हैक हो सकती है तो कांग्रेस ने मान लिया। अब तक कांग्रेस कहाँ थी? मोदी सरकार ईवीएम हैक करती तो आज वो गठबंधन की सरकार में नहीं होती। अगर ईवीएम हैक हो सकती थी तो अयोध्या बीजेपी नहीं हारती। एक झूठ ना सच्चाई से काफी तेजी से ज्यादा फैलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई साहब हैक करके दिखा दो, हम सिस्टम हटा लें। पप्पू कहते हैं बाबू तुम्हें कहेगी क्यों नहीं, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। ईवीएम है, टेक्निकल है, कांग्रेस लेके आई है, अपने दम पे लेके आई थी, अपने उस पे लेके आई थी, अब वही सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष अब भी जनता को अपनी ना बात सही से समझा नहीं पा रहा है। जहाँ कांग्रेस की सीटें 99 आ गई तो अब ईवीएम हैक नहीं हुआ। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और उसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव, और उसमें प्रयोग होता है ईवीएम का। और ईवीएम को लेकर के पूरे देश में जो राजनीति है वो गरमाई रहती है। हालांकि इस बार उम्मीद ये थी कि विपक्ष ईवीएम का रोना इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सीटों के मार्जिन काफी ज्यादा बढ़े हैं। और हालांकि इसमें दो तरीके के स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए अलायंस जो है वो कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो भरपूर है, उसका प्रयोग होना चाहिए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि भाई साहब ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव का बयान आता है, राहुल गांधी का बयान आता है कि हमें इस चीज को निरस्त करना चाहिए, इस चीज को हटा देना चाहिए और किसी और तरीके से चुनाव करवाने चाहिए। और ये सारा गर्म मामला कैसे हुआ है? एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जो वैसे तो इस देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है, जो कि धीरे धीरे इस देश में टेस्ला कंपनी को इंप्लीमेंट करना चाहता है। एलोन मस्क की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसने कह दिया कि ईवीएम सिस्टम को हटा दिया जाना चाहिए। कहां से हटाया जाना चाहिए, कैसे हटाया जाना चाहिए, उसके लिए मेरे सहयोगी थोड़ा डीपली बताएंगे। क्या कहते हैं ईवीएम का प्रयोग कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ईवीएम को लेके जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो भाजपा ने भी सवाल खड़े किए थे। उस समय भाजपा ही कहती थी कि ईवीएम पे उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सत्ता में वो है तो एक बयान आप कोट कर देंगे प्लीज? जी, बहुत सारे बयान है। वहाँ नरेंद्र मोदी के बयान है जिसपे उन्होंने सवाल खड़े किए थे ईवीएम के ऊपर। उसके अलावा और भी जो शीर्ष नेतृत्व उस समय के थे, सबने सवाल खड़े किए थे इस चीज पे। और उसके अलावा भी अब क्योंकि पिछले 10 साल से केंद्र की राजनीति में अभी भाजपा है, तो अब उनका जो सुर है ये उलट गया है। और अब जो विपक्ष में जो बैठे हैं, अब उनको इस पे शक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि जो लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो चुनाव, और ये जो आम चुनाव 5 साल में होता है, ये सबसे अहम चीज है। क्योंकि अगर आप सही, जो जनता चाहती है, अगर वो उस नेता को अगर वो चुन ना पाए, तो ये जो एक तरीके से जो एक लोकतंत्र जो है वो पूरी तरह से इसमें फिर खत्म होते हुए नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे जरूरी है कि हम बैलेट बॉक्स की तरफ वापस जाए। अच्छा, बैलेट बॉक्स की तरफ वापस जाए। जी, आपके हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव बहुत सेफली होते थे? उसमें धांधलियां होती थी पहले भी, लेकिन इस तरीके से ओवरऑल मैनिपुलेशन का जो डर है वो नहीं हो सकता। ओवरऑल मैनिपुलेशन का डर आपके हिसाब से उसमें नहीं होता था? नहीं, उसमें आप ओवरऑल मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोलिंग बूथ किस प्रकार से कैप्चर होते थे बैलेट पेपर के चुनाव, हम अभी के समय में भी अगर हम पश्चिम बंगाल में जाएं, ठीक है, या फिर ईवीएम के चुनाव भी पश्चिम बंगाल में देखें तो किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती है हम देखते आ रहे हैं, है ना। बीते वर्षों में जो भी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ हुआ। बैलेट पेपर को लेकर के आदमी इतना श्योर कैसे हो सकता है? ईवीएम में तो चलिए फिर भी एक भरोसा, एक बार को ये कहा जा सकता है कि यहाँ सारी चीजें बहुत इलेक्ट्रिक तरीके से देखी जा रही हैं, वहां पर सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से अगर हम बैलेट पेपर की तरफ वापस शिफ्ट हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उससे भरोसा टूटा था तभी इसकी तरफ आए थे? भरोसा नहीं टूटा था, क्योंकि कन्वीनियंट ऑप्शन था ईवीएम, इसलिए हम आए थे। बैलेट पेपर पे कुछ समस्याएं थी, जैसे जो बूथ टेम्परिंग, जो बूथ कैप्चरिंग होता था, बहुत सारे जो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में, ये जो बूथ कैप्चरिंग का मामला था, इसको खत्म करते हुए जो उस समय के लोग थे उनको लगा कि जो ईवीएम है वो कहीं ना कहीं एक कन्वीनियंट ऑप्शन है और इसमें समय की भी बचत है, इसलिए हम ईवीएम की तरफ गए थे। क्योंकि पूरी जो दुनिया है ईवीएम की तरफ जा रही थी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, सब जा रही थी। लेकिन अब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब लोगों को डर है कि जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं हैकेबल है। अब जो वोट्स होते हैं वो हैक किया जा सकता है। अभी हाल ही में जो बयान आया है, एक दिन पहले ही एलोन मस्क का बयान था,
तो उस बयान को भी हम इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में अगर गड़बड़ी हो सकती है ईवीएम को लेके, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती है? कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जिसको लेकर के हम हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं जताना चाहिए? महाराष्ट्र में अभी एक घटना हुई है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के जो एक उम्मीदवार थे, जो जीत गए मात्र 48 वोटों से, अब वहां पे उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और केस इस बात के लिए कि उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था, और वो मोबाइल फोन देने वाला शख्स जो वहां पे कार्यरत था, जो कार्यरत था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पे भी आरोप लगे, उस पे भी केस दर्ज हुआ है। तो ये एक मामला, ताजा मामला है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले आते रहे हैं। अच्छा जी, आर्यन जी मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पे भरोसा है या नहीं, होना चाहिए या नहीं? और साथ ही जैसे इन्होंने महाराष्ट्र का केस बताया, उसके ऊपर भी थोड़ा मैं डीप जानकारी आपसे चाहूंगा। देखिए, ईवीएम पे भरोसा है। अगर आप बैलेट पेपर देखें तो आपको वो भी समय याद होगा जब राजीव गांधी के सामने महात्मा गांधी के जो पुत्र थे या फिर उनके जो वो थे, वो खड़े थे, तब कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई थी। आपको वो भी समय याद होगा। बिहार में जब लालू यादव चुनाव लड़ते थे, तब कैसे कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये सबको याद है। बैलेट पेपर ना केवल बिहार, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने जब चुनाव लड़े हैं, बंगाल में जब ममता बनर्जी ने चुनाव लड़े हैं, तो ये कुछ खास स्टेट्स है जिसपे बूथ कैप्चरिंग तो इतनी आसानी से होती थी जैसे मतलब पूरी सब्जी बट रहा हो। बिल्कुल सही बात है। अभी आप हाल की घटना ले लीजिए ईवीएम के बारे में। बंगाल में अभी जब इलेक्शन खत्म हुआ है, उस लास्ट फेज में जो चुनाव हुआ था, जिन पोलिंग बूथ पे, जिन क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां पे जो ईवीएम थी वो नालों में पाई गई है। वो इलेक्शन कमीशन ने खुद उसकी पूरी वीडियो है, उसको सब कुछ है। तो अगर बैलेट पेपर होगा, वो कहां तक सेफ रहेगा इस पे। और रही बात महाराष्ट्र वाली बात की, कहा जा रहा है कि ओटीपी से हैक कर लिया। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन थोड़े ना हो रहा है कि ओटीपी से तो वेरीफाई कर दिया हमने। तो ये तो ठीक है, जो वहां पे फोन ले जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए केस। बट मैं इस चीज को लेके मैं ये नहीं कहूंगा कि ईवीएम जो है हैक हुई है उस फोन के जरिए, ओटीपी के थ्रू। ये सरासर गलत है। मेरे को नहीं लगता कि ओटीपी के थ्रू ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सफाया भी है। हालांकि हिमांशु जी, खबरों को बड़े अच्छे तरीके से नोटिस करते हैं आप, मतलब हम लोगों से तो ज्यादा ही करते हैं। क्या कहेंगे, ईवीएम हैक हो सकता है, ट्रस्टफुल है या नहीं? देखो, पहले तो हमें इससे पहले ना ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैटर आखिर फैला कहां से, कौन था इसके पीछे। जितना मतलब 4 तारीख को रिजल्ट आया और उसके 10 या 13-14 दिन बाद कांग्रेस अब जाके जागे कि ईवीएम हैक हुई है। क्या एलोन मस्क भगवान है क्या? एलोन मस्क ने कह दिया ईवीएम हैक हो सकती है तो कांग्रेस ने मान लिया। अब तक कांग्रेस कहां थी? कोई पूछे तो कि ईवीएम को अभी तक तो कांग्रेस ने कोई ऐसा बयान दिया नहीं कि ईवीएम हैक है। तो अभी अगर ईवीएम हैक हो सकती थी, यहाँ पे छोटी सी चीजें नोटिस करने वाली वो ये है, अगर मोदी सरकार ईवीएम हैक करती तो आज वो गठबंधन की सरकार में नहीं होती। दूसरा, अगर ईवीएम हैक हो सकती थी तो यूपी में अयोध्या बीजेपी नहीं हारती। तीसरा पॉइंट ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 1 लाख वोट से नहीं हारते अगर ईवीएम हैक होती। हाँ, मतलब जीतते। हाँ, जीतते। तो ये चीजें कुछ हमें सोचने वाली, जो सोचने को मजबूर भी करती है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखो नीतीश, मैं आपको बताऊं, एक झूठ ना सच्चाई से काफी तेजी से ज्यादा फैलता है। और कल यही हुआ है, जब कल मुंबई मिड डे एक अखबार है, उसमें खबर छपी, जो मुंबई के उत्तर पश्चिम से जो वो थे कैंडिडेट, वो 48 वोट से जीत गए। तो उसमें कहा गया कि ओटीपी, जो वहां का कैंडिडेट था रविंद्र, उसके साले से कनेक्ट था फोन। यार, ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा ना है कि हमने फोन में डाउनलोड किया और ओटीपी आया, हमने उसे यूज कर लिया, है ना। तो इस चीज को लेके सवाल भी खड़े होते हैं। इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता कि विपक्ष गलत कह रहा है, परंतु लेकिन अगर हम मोदी की साइड से सोचे या बीजेपी की साइड से सोचे तो वो भी ठीक है। अगर ईवीएम इन दोनों की साइड से भी क्यों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधा जवाब लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भाई साहब हैक करके दिखा दो, हम सिस्टम हटा लेंगे। न्यूज़पेपर के खिलाफ मानहानि का केस किया है। उसने कहा है अगर ऐसा हो सकता है तो हमें दिखा दो, हम कार्रवाई करेंगे जो भी कुछ होगा। डिनाई किया है ना कल न्यूज़पेपर, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उस पे मानहानि का केस भी किया इसी के चलते कि वो झूठी खबर है और न्यूज़पेपर ने माना है। बड़ी बात यह है कि न्यूज़पेपर ने ये माना है कि हमने गलत खबर छपाई है। उसके बाद भी राहुल गांधी ट्वीट करते और फिर कहते जनता में पप्पू कहते हैं, पप्पू तुम्हें कहेगी क्यों नहीं, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है। माफी मांगने तक की नौबत आ गई। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। भाई साहब पंजाब में चुनाव जीतते हैं,
ईवीएम हैक नहीं होता है। बंगाल में चुनाव जीतते हैं, ईवीएम हैक नहीं होता है। कर्नाटका में चुनाव जीतते हैं, ईवीएम हैक नहीं होता है। और कई स्टेट्स में जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो ईवीएम हैक ही नहीं होता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतना शुरू कर दे, उत्तर प्रदेश जीतना शुरू कर दे, ईवीएम हैक होना शुरू हो जाता है। सवाल ईवीएम हैक का नहीं है, सवाल है ईवीएम मैनिपुलेशन का। दोनों में फर्क है। मैं जिस सवाल पे हूं मैं आपका उस पे पॉइंट जानना चाहता हूं कि जब इन स्टेटों में जब विपक्ष जीतता है तो कहता है कि ईवीएम हैक नहीं हुआ है, और जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है ना, एक सेकंड पूरा सुनिए, है ना, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतने लग जाती है तो विपक्ष खड़ा होकर कहता है कि भाई साहब ईवीएम हैक हो गया है। देखिए, वही मैं कह रहा था कि सवाल जो है हैकिंग का नहीं है, सवाल है मैनिपुलेशन का। अगर आप ध्यान से इस चीज को अगर गौर करेंगे तो ईवीएम को मैनिपुलेट करने के चांसेस ज्यादा है। वो डायरेक्टली हैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबको पता है सिंगल टाइम प्रोग्रामिंग की पहली बात तो चीज होती है, तो वो चीज को मैनिपुलेट भले किया जा सकता है। ये सभी ने कहा है, चाहे वो कितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप मिल लो, सभी कहते हैं कि वो हैकेबल है, और इवन मैनिपुलेशन तो आराम से उसमें किया जा सकता है। तो इस बात को तो मतलब नकार नहीं सकते कि उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हो कि जहां जीतती है वहां सही है और जहां हारती है वहां गलत कैसे हो जाता है, सवाल इसका है ही नहीं। सवाल चुनाव आयोग से है। चुनाव सवाल ऐसे कैसे नहीं है? मैं विपक्षी मैं मेरा जो सवाल है, फिर से मैं एक बारी कह रहा हूं कि आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि जब आप जीत रहे हो तब आप ईवीएम को लेकर के कोई रोना नहीं कर रहे हो, और जैसे ही हार जा रहे हो आपका ईवीएम को लेकर के रोना शुरू हो जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई है लोकसभा के 2024 के चुनाव में? समाजवादी पार्टी। अभी बयान किसका आया है सबसे पहले? एलन मस्क के बाद। एलन मस्क के बाद बयान आया है 4 जून के बाद से लेकर के अब तक की तारीख, आज जो 15 जून तक, 4 जून से लेकर 15 जून तक। सर मेरा जो सवाल है, 4 जून से लेकर के 15 जून की तारीख तक अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम, पूरी समाजवादी पार्टी को यह याद नहीं आता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, और जैसे ही एलन मस्क का ट्वीट देखते हैं, जैसे इस मामले को बड़ा होता देखते हैं, तो उस पर मौका पाने के लिए सबसे पहले अखिलेश यादव कूद पड़ते हैं। कैसे मौका पा रहे? अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं तो ये तो बैकफायर उनको करेगी आपके अगर हिसाब से मैं देखूं तो, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो है। अगर वो कहेंगे कि ईवीएम में कोई दिक्कत है, मैनिपुलेशन हो सकती है, तो कहीं ना कहीं तो उनके तरफ जो परिणाम आया वो तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, जो विपक्ष सवाल खड़े करते आया है उसी सवाल पे आज भी वो अडिग है। आज भी राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी की, तो एक बात बताइए, मैं स्टेट इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे जब कर्नाटका जीत रहे हैं, जब पंजाब जीत जा रहे हैं, जब हिमाचल प्रदेश जीत रहे हैं, जब बंगाल जीत रहे हैं, जब अन्य किसी राज्य में आप चुनाव जीत रहे हैं, तो आपके द्वारा ईवीएम को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं होता है। चलिए अभी के मामले को मैं छोड़ देता हूं, पुराने मामलों पे जाते हैं, तब एक भी रोना नहीं होता है। जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता तो उनके तरफ से ये क्यों कहा गया कि ईवीएम हैक है? वही सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि सवाल ये नहीं है कि जीत और हार का। सवाल आप एक नागरिक के तौर पे जब देखते हैं तो सवाल ये है कि जो वोट आप डालते हैं, मैं डालता हूं, या कोई भी इंसान जब वोट डालता है तो सबसे पहले उसका जो वोट है वो सुरक्षित रहना चाहिए। जिसे वोट डाला गया है उसको वोट पड़े है कि नहीं, अगर शक है तो इसका जो समस्या का समाधान करने वाला कौन है? चुनाव आयोग, या फिर अगर उस पे भी शक है आपको तो सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है काम फंक्शन होता है। तो अगर विपक्ष को नहीं है भरोसा तो इसमें गलत क्या है? अरे मैंने क्या कहा? आप मेरे सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव का एग्जांपल से नहीं, ठीक है, मैं पुराने बयानों की भी बात करता हूँ कि जब ये लोग किसी राज्य में चुनाव जीतते हैं तो उस समय ईवीएम क्यों नहीं हैक हुआ, और जब चुनाव जीत जाते हैं तब क्यों हैक हो जाता है, हार जाते हैं तो क्यों हैक हो जाता है? ये सवाल अनुचित लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे अनुचित लग रहा है। इतने समय से जब विपक्ष ये रोना करता है, हम कैसे इस चीज को अनुचित कह सकते हैं? क्योंकि ये सवाल है, आखिर चुनाव आयोग जिस तरीके से फंक्शन हो रहा है, सवाल उस पे है, जीत और हार पे सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर कोई भी पार्टी जीते, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से फंक्शन हो रही है पिछले 10 सालों से, सवाल उस पे खड़े होते हैं। अच्छा, मात्र पिछले 10 सालों से, मतलब ईवीएम जो है वो 2014 के बाद आया, जैसे कंगना रनौत के लिए आजादी 2014 के बाद से आई है। जी एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन है। अगर आप देखिए ना, इसी लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष के कई नेता जो विपक्ष के वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में ये करने के लिए कि ईवीएम को टेम्पर्ड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पे उनको डांट फटकार लगाई है कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं हो सकती, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये निष्पक्ष है, ठीक है। और दूसरी बात कि ईवीएम हैक को लेके और ईवीएम टेम्पर्ड को, मेरे को नहीं लगता ये चीज हो सकती है। सिंपल से अगर टेक्निकल भाषा में अगर बात करें, ईवीएम में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली वायर टू वायर कनेक्टेड है, ना उसमें इंटरनेट है,
नहीं उसमें आप क्या नाम वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हैं ना कुछ, तो आप उसको हैक कैसे कर सकते हैं ना? उसमें कोई बटन तो है नहीं कि मतलब कि जो चाबी भरते थे पहले पहले खिलौना आता था ना चाबी भरने वाला, कि चाबी भरी और उसके बाद वो नाच रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि चाबी भरी तो 4 वोट आगे बढ़ गए, ऐसा तो नहीं है कि उधर उधर फोन यूज कर रहा है, ओटीपी आया कि भैया 48 नंबर का ओटीपी है तो 48 नंबर का वोट बढ़ गया, ऐसा थोड़े ना होगा। ईवीएम है, टेक्निकल है, कांग्रेस लेके आई है, अपने अपने दम पे लेके आई थी, अपने उस पे लेके आई थी, अब वही सवाल उठा रहे। 4 जून से तक अब तक कहाँ थे विपक्ष, कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 जून से अब तक कहाँ थे विपक्ष? चलिए इसका जवाब मैं अपने सहयोगी हिमांशु से लेता हूँ। 4 जून से 15 जून तक कहाँ, मतलब कहाँ सोए हुए थे सर? यही मैंने बोला ना कि एलोन मस्क भगवान बन गए उनके लिए, उसने एक ट्वीट किया तो मामला बढ़ता गया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ नीतीश, जहां तक मैं समझता हूँ कि विपक्ष की कमी ये है कि विपक्ष के पास कुछ और मुद्दा नहीं है। अच्छा। अडानी ईवीएम हाँ। अगर कोई तीसरा मुद्दा हो तो आप मुझे बता दो। हाँ। अडानी है या ईवीएम है? अब जनता भी समझदार है कि विपक्ष के पास और कुछ मुद्दा है ही नहीं, माना बेरोजगारी है, हाँ, बिल्कुल। या लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, खाने पीने के, वो भी जो भी मुद्दा उठाती है जनता, ठीक है। पर लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब भी जनता को अपने ना बात सही से समझा नहीं पा रहा है। अगर जो जनता ने समझा आज उसको उसका फल मिला। आज कांग्रेस 99 पे है ना, अच्छा उन्हें काफी प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भी काफी अपने आप को खड़ा किया है सही से, अपनी चुनावी जमीन वो खोज रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो शायद वो आगे जाके प्रधानमंत्री भी बन जाए, हम उस बात को डिनाई नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है भाई, जनता समझदार। प्रधानमंत्री बनने पे आप मुस्कुरा गए, पता नहीं क्यों। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक बात बताइए, 4 जून से लेकर के 15 जून कुल मिला के 6 और 5 11 दिन हो जाते हैं। 11 दिन में अखिलेश यादव, राहुल गांधी या अन्य कोई विपक्षी बड़ा नेता किस चीज को लेकर के कोई ट्वीट नहीं करता है। 11 दिन बाद एलोन मस्क का जब ट्वीट आता है उसके बाद उन्हें याद आता है कि हाँ हमें इस ईवीएम को लेकर के दोबारा से रोना है। देखिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपने समय अंतराल का बात किया, लोकतंत्र को बचाने का सिर्फ वही 11 दिन समय नहीं था। सबसे पहली बात कि उसी 11 दिन में अगर बोल दिया तो लोकतंत्र बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा। 5 साल का पूरा समय होता है। बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त। नहीं आप तो बोलने प्रिया की तरह बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूं तो आप बोलने दीजिए। और दूसरी चीज ये कि ये एलन मस्क को रिट्वीट भले उन्होंने किया है, लेकिन महाराष्ट्र की घटना के बाद सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की घटना भी 2 दिन पहले की ही है, उसी के ऊपर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। तो ये सारा चीज जो है ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से फेक है ना वो, क्या खबर तो फेक है ना, न्यूज़पेपर ने छापी, वो खुद ही कह रहे हैं मैंने गलत खबर छापी हो, तो इसे सही कैसे मान ले? जी सबसे पहली बात, सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? एनडीए की है। पुलिस किसके पास है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? उसके पास है। उन्होंने ही केस दर्ज किया है। तो अगर फेक है या कुछ भी है तो कहीं ना कहीं तो सरकार के ही उस पे काम हो रहा है ना। अगर इस पे आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही इस चीज को एकदम ऐसे पेश करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे बिल्कुल तानाशाह की सरकार है? ठीक है, सामने वाला व्यक्ति अगर उसके खिलाफ कुछ भी प्रिंट हो रहा है, कुछ भी छापा जा रहा है तो गलत तरीके से छापा जा रहा है। देखिए तानाशाही है। तानाशाही कोई ऑब्जेक्टिफाई आप नहीं कर सकते कि ए या बी, आप चूज करें। आप तानाशाही है, नहीं कह दो कि तानाशाही है क्या? आप उसको कह दो कि तानाशाही है, आपकी बात से तो वही लग रहा है ना। 15-16 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है लोकसभा इलेक्शन की डेट फाइनल करने के लिए, तब उन्होंने एक शायरी पढ़ी होगी, याद होगा आपको, कि मुझको पूरी शायरी नहीं याद है, उन्होंने थोड़ा सा मैं लाइन बता रहा हूँ। अधूरी हसरतों का हर बार इल्जाम हम पर न ठोका करो। तो इस तरह की कुछ जो शायरी थी वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ही थी, जो ये सवाल बार बार उठाता था कि ईवीएम हैक हो जाती है। अब कांग्रेस की 99 सीटें आई, 230-235 पे इंडिया गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक की सीटें हैं लगभग। अब हमको बताइए कि जहां कांग्रेस की सीटें 99 आ गई तो अब ईवीएम हैक नहीं हुआ, या फिर इस बार कांग्रेस का हैकर ज्यादा मजबूत निकला कि भैया 99 सीटें ले आया, इंडिया ब्लॉक ने बढ़िया हैकर लग रहा है इस बार हायर कर लिया, मोदी जी का हैकर पीछे रह गया इस बार। चुनाव देश की जनता चुनाव का परिणाम देश की जनता नहीं तय कर रही है, कौन कितना पैसा लगा के कितना महंगा हैकर लेके आ रहा है उस पर तय हो रहा है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये जो चुनाव आयोग है सबसे एक संवैधानिक संस्था है, और इस तरीके से अगर आप हल्के फुल्के अंदाज में जो बहुत अहम सवाल है, चाहे वो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो या फिर कोई भी हो, अगर वो एक संवैधानिक पद पे है
तो उनको इस तरीके से सबसे पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत सीरियस एलिगेशंस है, सीरियस एलिगेशन है, इसलिए कुल 200 से अधिक सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। लेकिन जो सवाल बहुत सारे एक शायरी पढ़ दी तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा मामला ही हल्का हो गया। बहुत सारे सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए थे जिसका जवाब इस शायरी के द्वारा दिया गया था। तो कोई भी एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पे भारत जैसे देश में जब इतना बड़ा लोकतंत्र हो, तो आप किसी सवाल का जवाब आप शायरी में नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल थे वो पूछे गए थे। लेकिन जैसे 5 सवाल बता दो। सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री के ऊपर जितने भी जो आरोप लगे थे, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का, उस पर क्या एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? सबसे पहले विपक्षी नेताओं पे नहीं हुआ था। कितने नेता, राहुल गांधी के ऊपर भी था एलिगेशन, उनके ऊपर भी क्या नाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं लिया कोई एक्शन। ऐसे कई विपक्षी नेता हैं जिन्होंने साफ साफ मंचों से खड़े होकर बोला है। तो ये तो कोई बड़ी नई बात नहीं कोई। इससे आप ये नहीं फैक्ट प्रूव कर सकते कि इलेक्शन कमीशन बाइज्ड हो गया है। अच्छा जी देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कैसे लिया जा सकता है। सवाल वो नहीं है। अगर किसी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा है तो वो चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, या फिर रमेश पवार हो, या प्रधानमंत्री मोदी हो, एक्शन सबके लिए इक्वली लेना चाहिए। ठीक है, ये है। 2018 का मैं आपको एक बयान कोट करता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपन चैलेंज किया था कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में आए, ईवीएम हैक करके दिखाए, हम इस सिस्टम को बदल देंगे। ठीक है, 2018 से आज 2024 में हम बैठे हैं। बीते 6 वर्षों में कोई भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में आज तक नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से कांग्रेस के दफ्तर की दूरी 8 किलोमीटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की दूरी 6 किलोमीटर। सबका सब लुटियन जोन में पड़ता है, लेकिन आज तक कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता वहां पर क्यों नहीं पहुंचा कि हम उस सिस्टम को हैक करके दिखा दें और हम इस चीज को अलग तरीके से ले आए। उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर सकता है। और जहां तक बात हायर करके, अगर आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो कांग्रेस पार्टी हायर करके वहां तक पहुंच सकती है। नॉट अ बिग डील फॉर देम। एक और चीज मैं बता दूं कि जो बात है कि आके दिखाए, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था, सिंगल टाइम प्रोग्रामिंग मशीन होती है जो ईवीएम होती है, वो अगर एक बार में उस चीज को आप उसमें अगर मैनिपुलेट कर दें तो उसके बाद वो प्रोग्रामिंग सेम पैटर्न में नहीं होती है। ये सिंगल टाइम प्रोग्रामिंग होती है। और बहुत सारे, अभी एलन मस्क का भी एक इस पे जो ट्वीट आया था, मैं उसको वापस से याद दिलाऊंगा कि अगर इतना बड़ा टेक्नोक्रेट कुछ कह रहा है तो उस बात पे मतलब हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना बड़ा अगर टेक्नोक्रेट कह रहा है तो इतनी बड़ी पार्टियां भी ये बात बीते 6 साल से कह रही है, क्यों वहां पर कोई क्यों नहीं गया? ध्यान देना चाहिए। अरे क्यों नहीं गया अभी तक कोई? यही तो सवाल, मेरा भी एक सवाल है ना कि बीते 6 वर्षों में अगर अपने आपको इतना ज्यादा सही प्रूफ करने का मौका मिल गया कि 2018 से लेकर के 2024 आ गया, बीते 6 वर्षों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दफ्तर में लोग बैठे हुए इंतजार में कि कौन आएगा इस चीज को हैक करने, अभी तक कोई पहुंचा क्यों नहीं? देखिए, अब मैं हायर तो कर सकता है ना कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई अन्य पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह कि ईवीएम हैक हो गया तो वो भी नहीं गए। देखिए, इसमें 1-2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो वो क्यों नहीं गए, वो विपक्ष के जो पार्टी और वो समझेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से उसको हैक किया जा सकता है, सवाल सिर्फ हैक का नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। जो चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है, सवाल उस पे जो खड़े होते हैं उस पे जवाब चाहिए लोगों को। ठीक है, आखिरी बात मैं आपसे लूंगा, 30 सेकंड आपके पास, जल्दी। हाँ, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमने 2018 का बयान दिया, 2018 की जाने की जरूरत नहीं, हम 2024 से समझ लेते हो। मैं आपको बता दूं, महमूद पराचा वकील है, उन्होंने दिल्ली में इतना जोरदार प्रदर्शन किया था कि इस बार हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। वो खुद इलेक्शन कमीशन के बाहर गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके कैसे गड़बड़ी होती है उस चीज को बता सके। अच्छा, आप इस चीज को खुद देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो सारे वकील हड़ताल पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन ऐसा पराचा वही व्यक्ति है जो राम मंदिर को लेकर के भी कहते थे कि बना के दिखा दो फिर हम बताएंगे। महमूद पराचा की बहुत सारी बातें खत्म करते हैं, आपके पास आऊंगा, जल्दी से जवाब। ठीक है, जिनकी बात की, इनकी कई वीडियो आपने देखी होंगी कि 4 मीडिया वाले, यूट्यूबर मीडिया जिनको बोलेंगे, कि वो माइक लगाते हैं, उनके सामने हैक करके दिखाते हैं। इस पे क्या नाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिसमें शायरी पड़ी, तो उसी पे उन्होंने भी संज्ञान लेते हुए कहा था कि जिसकी भी हिम्मत है, जो भी हैक कर सकता है, आइए हैक करके दिखाइए हमारे ईवीएम को। और भाई ने एक बात बोली थी कि अगर हम इस चीज को कर सकते कि राहुल गांधी के ऊपर नहीं हुआ या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक्शन नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने, अगर ऐसे इलेक्शन कमीशन अगर सबके ऊपर संज्ञान लेने लगेगा, जितने कैंडिडेट है सारे के सारे जेल के अंदर बैठे होंगे। बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके पास भी अंतिम समय के लिए आऊँ। जी, देखिए, मुझे लगता है जहां तक ईवीएम का सवाल है, तो
कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए, और जितने भी आरोप लगते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई उन्हें बायस ना कहे, क्योंकि अगर उन्हें कोई बायस कहता है तो एक तरीके से लोकतंत्र पे ये कहीं ना कहीं खतरा दिखता है। खैर, अगर हम इतिहास में जाके तो हर पार्टी ने हमेशा से चुनाव आयोग को बायस कहा है, मीडिया को बायस कहा है, क्योंकि सबसे आसान चीज है किसी के ऊपर इल्जाम लगा लो, और सबसे आसान चीज है अपने आप को हमेशा से बचाना। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के और ईवीएम को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और अगर मैं बैलेट पेपर की बात करूं तो उसमें मेरे हिसाब से जो मैं अपनी राय रखता हूं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान उस चीज को हैक करना है, क्योंकि हमने इतिहास में भी देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन को किस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता था। और अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के ऊपर भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इस चीज से कोई डिनाई नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है कि जितने भी विपक्षी बड़ी पार्टियां हैं वो सभी कहीं ना कहीं न्यायपालिका को तो मानती ही है, और जब न्यायपालिका इस चीज के ऊपर ये कह देता है कि मुझे नहीं लगता है कि इस चीज में कोई भी धांधली है, कोई भी गड़बड़ी है, तो पता नहीं क्यों विपक्षी फिर भी रोना करते हैं। और वैसे भी अगर न्यायपालिका की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त के जो है चंद्रचूड़ साहब, वो वैसे भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार वाणी देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में कोई भी संस्थान बायस्ड है, वो अपने हिस्से का कार्य कर रही है। और वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एजुकेटेड ऑफिसर्स हैं। हम लोग कोई नहीं होते, या फिर वो नेता कोई नहीं होता है बोलने वाला, जिसके ऊपर खुद पहले से ही ऑलरेडी 10 से 20 ऐसे केस हैं जो बहुत ज्यादा संगीन अपराधों में दर्ज हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बयान देते हैं। और वो जो ऑफिसर्स हैं उनसे कई ज्यादा एजुकेटेड, जो उस पद को कई समय से उस पद के ऊपर अपनी जिम्मेदारी कई समय से निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो बताइए कि ये देश कैसे चलेगा। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह, अपने हिस्से की राय जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।